नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान समसामयिकी की। राजस्थान समसामयिकी के अंतर्गत हम लोग जनवरी से लगाकर जुलाई तक जितने भी समसामयिक घटनाएं, चर्चित स्थान, व्यक्तित्व और पुरस्कार जिनके संदर्भ में हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी के लिए बात कर रहे हैं। और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, और एक एक का प्रश्न का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और साथ ही हम नए क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह से हमें पूछे जा सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किसे विद्या वारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ए. सियाराम चौधरी, बी. दीपिका मिश्रा, सी. अपूर्वी चंदेल, डी. नीरज तंबोलिया। अब देखिए, समझना, विद्या वारिधि यह जो मानद उपाधि है, यह जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, जयपुर के द्वारा दी गई है। अब यह किसे दी गई है? तो इसका सही उत्तर है सी. अपूर्वी चंदेल। अपूर्वी चंदेल जो कि एक निशानेबाज के रूप में जानी जाती है, उन्हें यह मानद उपाधि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि मदाऊ जयपुर में, उसके द्वारा दी गई। अब देखिए, जगत गुरु रामानंद जो राजस्थान संस्कृत विद्यालय, इसे हम पहले राजस्थान संस्कृत विद्यालय के नाम से जानते थे, लेकिन इसका नामकरण जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय या संस्कृत विश्वविद्यालय, यह कब किया गया? यह किया गया था नामकरण 27 जून 2005 से इसे जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा ही यह विद्या वारिधि की मानद उपाधि दी जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिए, सियाराम चौधरी, यह भी हाल ही में चर्चित रहे। इन्हें राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया गया, हीरोज ऑफ द रोड अवार्ड। कौन सा दिया गया? हीरोज ऑफ द रोड अवार्ड दिया गया। अब सियाराम चौधरी का जो संबंध है वह किससे है? तो यह RSRTC, जिसे हम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम से जानते हैं, इसके बस ड्राइवर है। यानी कि राजस्थान राज्य पथ
एवं परिवहन निगम, इसके बस ड्राइवर है सियाराम चौधरी, जिन्होंने अपने पूरे सेवा काल में दुर्घटना नहीं की, यानी कि इनका जो सेवा काल है वह दुर्घटना मुक्त सेवा काल रहा है। इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर का हीरोज ऑफ द रोड अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गया। इसके बाद है दीपिका मिश्रा, यह कोटा की है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कोटा से, और यह जो है विंग कमांडर है, विंग कमांडर हैं, जिन्हें वायु सेना मेडल दिया गया है। क्या दिया गया है? वायु सेना मेडल दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? इन्होंने वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में अचानक आई बाढ़ के दौरान लगभग 47 लोगों की जान बचाई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी जाने थे। तो इनकी इस कह सकते हैं साहस को लेकर या इस साहस के लिए उन्हें वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। तो इसीलिए पूछा जा सकता है दीपिका मिश्रा का संबंध किस जिले से है, या फिर सियाराम चौधरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो RSRTC बस ड्राइवर के रूप में। और इसके बाद है नीरज तांबोलिया, जिन्हें वर्ष 2022 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि नर्सिंग क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए दिया जाता है, तो यह भी जयपुर है। यह कहां के हैं? जयपुर के हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, जिन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से हम लोग जानते हैं, वह दिया गया है। लेकिन इसमें अपूर्वी चंदेल को पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यह एक निशानेबाज के रूप में भी जानी जाती है, और साथ ही साथ जो है इनको यह उपाधि दी गई है, तो यह शिक्षा के क्षेत्र में दी गई है, संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में दी गई है। क्लियर हो क्या? चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के आम जन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु किस पोर्टल का लोकार्पण अप्रैल 2023 में किया गया? ए. राजकाज पोर्टल, बी. राज हेल्थ पोर्टल, सी. अभिलेख पटल पोर्टल, डी. ERTI पोर्टल। यानी कि आमजन लोगों की जो समस्याओं की त्वरित और पारदर्शी निस्तारण हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 अप्रैल 2023 को 19 अप्रैल 2023 को राज हेल्थ पोर्टल का क्या क्या है? शुभारंभ या लोकार्पण क्या है? इसका सही उत्तर है वह है बी। इसके बाद है ERTI पोर्टल। अब ये ERTI पोर्टल जो है यह राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के, और इसका शुभारंभ भी जो है 2023 में किया गया, और इसका शुभारंभ जो है मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है
ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और यह दोनों ही जो है काफी प्रभावशाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक आम जनता की समस्याओं के लिए है, तो दूसरा जो है न्यायिक पारदर्शिता से संबंधित है। इसी बीच एक और है अभिलेख पटल पोर्टल। इसका जो भी शुभारंभ है वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभिलेखाकार से संबंधित पोर्टल के रूप में किया गया है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अभिलाषा कार्यक्रम का संबंध है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी बांसवाड़ा और डी सिरोही। देखिए अभिलाषा कार्यक्रम क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए अभिलाषा कार्यक्रम अभिलाषा कार्यक्रम जो है यहां उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो वंचित बालिकाएं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की क्या ट्रेनिंग देना, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाना, और इसके लिए इसकी शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? अभिलाषा कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर है ए, अभिलाषा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो वह डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो उदयपुर, और किससे संबंधित है? तो बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने से संबंधित है, यानी एक तरह से टेक्नोलॉजी में महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कोटा की, कि कोटा में जो है क्या है। तो कोटा जो है, तो कोटा में हमने पढ़ा था कि सुपोषित बालक कार्यक्रम, उसी प्रकार यहां पे सुपोषित मां कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, जो कोटा जिले से। बांसवाड़ा की बात करें तो यहां पर हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जो कि बांसवाड़ा का एक गांव है, ठिकरिया गांव। बांसवाड़ा के ठिकरिया ग्राम में हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम की निर्माण किया जाएगा या शुरुआत की जाएगी। इसके बाद है सिरोही, जिसने हाल ही में अपना 599वां स्थापना महोत्सव मनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में राजस्थान के किस जिले ने अपना 599वां स्थापना दिवस या स्थापना महोत्सव आयोजित किया? तो यह सिरोही ने किया। और कब किया? 21 से 23 अप्रैल, 21 से 23 अप्रैल के मध्य इसके बारे में या इस महोत्सव का आयोजन किया गया। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 2023 में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला जिला? ए सीकर, बी झुंझुनू, सी जयपुर, डी उदयपुर।
सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए SDG रिपोर्ट यहां क्या है। तो देखिए, SDG का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। क्या है? सतत विकास लक्ष्य। पॉइंट क्लियर क्या? अब सतत विकास लक्ष्य, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2015 से। 25 दिसंबर 2015 को यूएनओ महासभा के 70वें सत्र, यूएनओ महासभा के 70वें सत्र में सतत विकास को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया, जिसे एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है। और इसमें 17 लक्ष्य, सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और यह एजेंडा जो है, एजेंडा यह 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और यूएनओ के द्वारा लागू किया गया। तो यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं, उन्होंने इस एजेंडे को अपने यहां लागू किया और सतत विकास के जो 17 लक्ष्य है, उसके अनुसार अपने आप को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और जब भी आप राजस्थान की बात करते हैं या राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का अध्ययन करते हैं, तो उसमें पीछे सतत विकास के लक्ष्य का एक पूरा चैप्टर दे रखा है। और उसी के आधार पर हमें यह पूछा था कि जो राजस्थान में एसडीजी रिपोर्ट 2023, अब देखिए राजस्थान में जो पहला जो है 1.0 एसडीजी इंडेक्स, यहां कब आई? 2020 में। फर्स्ट आई 2020 में, जिसमें 12 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कितने लक्ष्य थे? 12 लक्ष्य थे। उसके बाद 2.0 एसडीजीआई यहां आई 2021 में, जिसके अंतर्गत 13 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कुल तो 17 थे, लेकिन उसमें से 13 लक्ष्य। 3.0 एसडीजीआई यहां 2022 में, जिसमें 14 लक्ष्य निर्धारित किए गए। और अभी आई है 4.0 एसडीजीआई 2023, इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए। तो ये ध्यान रखना, ये राजस्थान के संदर्भ में है कि राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट, यानी कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2023, जिसे एसडीजीआई 4.0 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राजस्थान के जिलों को जो 17 लक्ष्य दिए गए थे, उनमें सबसे पहला स्थान, फर्स्ट स्थान जो रहा, वह सीकर जिले का रहा। किसका रहा? सीकर का। और दूसरा जो स्थान है, वह झुंझुनू जिले का रहा। किसका रहा? झुंझुनू का। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? बी है कि राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 2023 में दूसरा स्थान किसका रहा? तो दूसरा झुंझुनू का रहा, जबकि पहला स्थान जो है वह सीकर का रहा। अब एक और पॉइंट ध्यान रखें कि एजेंडा 2023 है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कोई पीछे ना रहे। कोई पीछे ना रहे। इसी थीम के आधार पर एजेंडा 2023 कार्य करता है, जो 1 जनवरी
2016 को लागू हुआ था और एजेंडा 2030 में सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और इस बार जो राजस्थान में SDGI रिपोर्ट 2023, जिसे हम SDGI 4.0 के नाम से जानते हैं, यानी कि सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 4.0, उसमें भी कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इन लक्ष्यों के साथ साथ संकेतक भी दिए गए थे। यदि हम बात करें पहले में, तो इसमें 12 लक्ष्य और 31 संकेतक थे। दूसरे की बात करें तो 13 लक्ष्य और 55 संकेतक शामिल किए गए थे। इसमें 14 लक्ष्य और 75 संकेतक शामिल किए गए थे। लेकिन जो चौथी रिपोर्ट आई 2023 में, इसमें 17 लक्ष्य और 330 संकेतक शामिल किए गए थे। इस तरह से हमें सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट भी आपको पढ़नी है और यह विशेष रूप से सेकेंड ग्रेड में पूछे या ना पूछे, लेकिन RS असिस्टेंट प्रोफेसर में निश्चित रूप से पूछी जाती है यह रिपोर्ट, और उसमें पहला और दूसरा स्थान कौन से जिलों का रहा है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे व्हाइट गोल्ड सफेद सोना कहा जाता है? A जस्ता, B लिथियम, C बेस मेटल, D एस्बेस्टोस। अब देखिए व्हाइट गोल्ड, जो सफेद सोना है, यह किसे कहा गया है? यह कहा गया है लिथियम को। किसको कहा जाता है? लिथियम को कहा जाता है। तो इसके सही उत्तर क्या हो गया? बी, व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना किसे कहा जाता है? लिथियम। अब हाल ही में जो है लिथियम के कारण राजस्थान चर्चा में रहा है। कैसे? देखिए, हाल ही में राजस्थान के डेगाना नागौर में लिथियम के भंडारों की खोज की गई और लिथियम जो कि एक आणविक खनिज के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आणविक खनिज के रूप में जाना जाता है और जिसका मुख्य रूप से उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। और भारत में लिथियम के भंडार जो है वह एक तो डेगाना नागौर राजस्थान में मिले हैं और एक मिले हैं जम्मू कश्मीर में। कहां मिले हैं? जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार मिले और वर्तमान में इन भंडारों की दृष्टि के आधार पर भारत विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश है। यानी कि विश्व में जितने लिथियम के भंडार हैं उससे कई गुना ज्यादा भंडार भारत अकेले देश में है, क्योंकि अभी तक जो है लिथियम के मामले में चाइना पूरे विश्व में अग्रणी था और इसीलिए बैटरी निर्माण उद्योग में चाइना का पूरे विश्व में पहला नंबर था और पूरा विश्व बैटरी के लिए चाइना पर निर्भर था, चाहे वह USA है, चाहे वह यूरोपीय देश है, चाहे वह भारत है। लेकिन जैसे ही भारत में और राजस्थान में लिथियम के भंडारों की खोज की, विश्व को सबसे बड़ा मार्केट मिला है वह भारत। और अब भारत में न केवल मोबाइल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, अब उसके साथ साथ बैटरी जो निर्माण उद्योग है इसमें भी कई FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने की संभावना है। और जिसका उदाहरण अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की जब USA की यात्रा थी तो टेस्ला के मालिक एलन मस्क का भारत के प्रधानमंत्री से मिलना यह इसी बात की पुष्टि करता है कि वहां जो है भारत में विद्युत आपूर्ति के लिए या जो विद्युत इलेक्ट्रिक जो है अपना
प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है और उसके लिए हालांकि कर्नाटका में उन्होंने अपने उद्योग की शुरुआत भी की है, लेकिन क्लियर रहना कि यहां से खनिजों के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां से हम पढ़ रहे हैं कि हाल ही में राजस्थान में लिथियम के भंडार कहां मिले हैं, देखा। लेकिन पहले यदि पूछा जाए कि राजस्थान में लिथियम कहां था, तो लिथियम के लिए एक ही स्थान जाना जाता था, राजगढ़ अजमेर। राजगढ़ अजमेर लिथियम के लिए जाना जाता। अब सीसा जस्ता, जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, ये ध्यान रखना, सीसा और जस्ता जिन्हें हम जुड़वा खनिज कहते हैं, उसमें राजस्थान का एकाधिकार है। यानी कि राजस्थान पूरे भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य है, यह भी कई बार पूछा था। और इसके मुख्य उत्पादक जिलों में उदयपुर हैं, राजसमंद हैं, और भीलवाड़ा। यह 3 प्रमुख हैं। और सबसे बड़ी जो खान है वह है जावर, राजपुर दरीबा और रामपुरा अंगुचा, जो कि सीसा और जस्ता के लिए जाना जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें बेस मेटल। अब यहां भी समझना, हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में, सीकर में बेस मेटल के भी क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं। और यदि पूछा जाए पोटास के भंडार कहां मिले हैं, तो हाल ही में राजस्थान में पोटास के भंडार बीकानेर, नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत हनुमानगढ़ में जो है पोटास के भंडार मिले हैं। पहले भी यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि राजस्थान में पोटास के भंडार वाले जिले कौन से हैं, तो बीकानेर नागौर बेसिन में जो 5 जिले आते हैं, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, उन जिलों में जो है पोटास के भंडार है। और एस्बेस्टॉस, जिसे हम प्राकृतिक रेशा खनिज कहते हैं, प्राकृतिक रेशा खनिज किसे कहा जाता है, एस्बेस्टॉस, जिससे तापरोधी उपकरण, तापरोधी उपकरण बनाए जाते हैं। और इसके जो राजस्थान में भंडार है वह उदयपुर में है, अजमेर में है और पाली में। इन जिलों में जो है वह एस्बेस्टॉस के भंडार है। और इसका भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा खनिज तापरोधी उपकरण, चद्दर और टाइल्स बनाने में प्रयुक्त होता है, तो वह होता है एस्बेस्टॉस। क्लियर। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। ए न्यायमूर्ति संदीप मेहता, बी न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा, सी न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और डी न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। अब देखिए, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल यह राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश थे। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न क्या पूछा गया, 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज
मसीहा ने शपथ ग्रहण की। अब यहां से प्रश्न जब डायरेक्ट पूछा जाएगा तब तो सीधा यही पूछा जाएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। लेकिन जब कभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली, तो ये ध्यान रखना, एक तो पूछा जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दूसरा पूछा जा सकता है शपथ कौन दिलाता है। और तीसरा यहां से बनता है कार्यकाल। यह तीनों पॉइंट राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो है 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ हुई। तो आपको एक तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है यह पूछा जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है यह पूछा जा सकता है, या मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है यह आपसे पूछा जा सकता है। और ये तीनों ही चीजें आपको एग्जाम में अप्रत्यक्ष रूप से पूछी जाती है, क्योंकि यदि हमारे सिलेबस में राजस्थान की राज्य व्यवस्था है तो निश्चित रूप से जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है उन्हीं को ही आधार बना के पूछा जाता है। क्लियर। अब एक और पॉइंट है संदीप मेहता। यह राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया। यह ध्यान रखना, संदीप मेहता जो राजस्थान उच्च न्यायालय के थे जिन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा यह पंजाब हरियाणा जो उच्च न्यायालय था उसके न्यायाधीश थे जिन्हें राजस्थान का 41वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। क्लियर हो गया। और न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या हैं अध्यक्ष हैं, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास है। क्लियर। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से शहर GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D मॉडल में शामिल है। ए जयपुर, 2 जोधपुर, 3 उदयपुर, 4 कोटा, 5 अजमेर। अब इसमें से कौन से 4 शहर है जो 3D मॉडल में या 3D सिटी मॉडल में शामिल है। अब देखिए 3D सिटी मॉडल क्या है। थ्री डी सिटी मॉडल यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित सिटी का एक मॉडल तैयार किया जाएगा, यानी कि जो शहर हैं इन शहरों का जो विकास है बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन के द्वारा किया जाएगा। बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन के द्वारा राजस्थान के 4 शहरों का विकास किया जाएगा, चाहे उनकी जो है भूमि का कंजप्शन हो, चाहे ओवरब्रिज बनाना हो, चाहे फ्लाईओवर बनाना हो, चाहे सड़कें बनाना हो, किस तरह से एक प्लानिंग के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, और जिसमें GIS सिस्टम यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज लिया जाएगा, उस आधारित 3D सिटी मॉडल। अब इसमें राजस्थान के कितने शहर हैं? 4। कौन कौन से हैं देखिए, एक तो जोधपुर है, एक उदयपुर है, एक कोटा है और एक अजमेर है। ये ध्यान रखना
3D सिटी मॉडल में जयपुर शामिल नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर सही कौन सा होगा? दूसरा, क्योंकि जयपुर इसमें शामिल नहीं है। यदि हम पिछले पेपर्स का अध्ययन करें तो इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में सोलर सिटी कार्यक्रम में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हैं? तो सोलर सिटी कार्यक्रम में 3 शहर थे, अजमेर, जोधपुर और जयपुर। तो जिस तरह से सोलर सिटी कार्यक्रम के आधार पर शहरों को पूछा गया है, हो सकता है करंट के आधार पर 3D सिटी मॉडल को पूछा जा सकता है कि 3D सिटी मॉडल में कौन सा शहर शामिल है या कौन सा शहर शामिल नहीं है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन की स्थापना की जाएगी? ए राजसमंद में, बी टोंक में, सी उदयपुर में और डी पाली में। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन है क्या। तो यह भारत का पहला केंद्र है। यह पूरे भारत का पहला केंद्र जहां पर पाली, प्राकृत और जैन साहित्य में स्नातकोत्तर और शोध किया जा सकता है। यह पूरे भारत का पहला एक ऐसा केंद्र होगा और इसकी जो स्थापना है वह की जाएगी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? वह है सी। अब देखिए बात करते हैं राजसमंद। राजसमंद में हाल ही में हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो जिला पूछा जाए तो राजसमंद, स्थान पूछा जाए नाथद्वारा में किया गया। और एक और पॉइंट यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा एक मंदिर जो कि राजसमंद में ही स्थित है, उसके लिए, उसके विकास के लिए वित्तीय सहायता दी गई, जिसे कहा जाता है जलदेव जी माता जी मंदिर। यह ध्यान रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि जल देव जी माता जी मंदिर, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है। तो यह मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? राजसमंद में, नाथद्वारा में। लेकिन इसका पर्टिकुलर स्थान कौन सा है, यह आपको कमेंट्स करके बताना है कि जलदेव जी माता जी मंदिर किस स्थान पर स्थित है। जिला पूछा जाएगा तो राजसमंद है, क्षेत्र पूछा जाए तो नाथद्वारा, लेकिन किस स्थान पर है यह आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद बात करें टोंक। तो टोंक में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है सुनहरी कोठी।
कौन सी है, और दूसरा है हाथी भाटा। यह दोनों स्थान है जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसीलिए कई बार प्रश्न आता है सुनहरी कोठी कहां पर है, तो यह पर्यटन स्थल के रूप में पूछा जा सकता है। हाथी भाटा जो है पर्यटन स्थल कहां पर है, तो टोंक में। और पाली में जो है एक स्थान है गोडवाड़ा देसूरी, जहां पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। हालांकि पाली में जो जवाई कंजर्वेशन रिजर्व है वह भी लेपर्ड के लिए जाना जाता है, लेकिन गोडवाड़ देशूरी क्षेत्र को भी लेपर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसीलिए यह पूछा जा सकता है कि लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व गोडवाड़ा देशूरी कहां स्थित है, तो वह पाली जिले में है। क्लियर। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से काली तीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ए चंबल नदी, बी माही नदी, सी बनास नदी, डी बाणगंगा नदी। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि काली तीर लिफ्ट परियोजना कहां है। काली तीर लिफ्ट परियोजना यहां राजस्थान के धौलपुर जिले में, किस जिले में है, और इसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? चंबल नदी पर किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, कि काली तीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण चंबल नदी पर किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा, इसका कारण है वर्षा काल में अतिरिक्त जल को पार्वती बांध और आपूर्ति कि धौलपुर में जो पार्वती बांध है, राम सागर झील के नाम से भी जानते हैं, राम सागर जो बांध है, उस बांध में चंबल नदी का जो वर्षा के दिनों में अतिरिक्त पानी आता है उसको जो है वहां पर पहुंचाया जाए, जिससे पार्वती नदी है, उटंगन नदी है, उन नदियों में जो है क्या हो, जल आपूर्ति हो। इसी उद्देश्य को लेके काली तीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण धौलपुर में चंबल नदी पर किया जा रहा है। अब ध्यान रखना, एक और परियोजना है, यदि आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना भी चंबल नदी पर है। और एक और नहर परियोजना है जिसे हम चंबल नहर कहते हैं, और चंबल नहर से सर्वाधिक जल आपूर्ति जो है वह बूंदी जिले को होती है। और इसी चंबल नदी पर राजस्थान का पहला झूलता पुल, हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। कहां पे? कोटा में। और यह जो हैंगिंग ब्रिज है वह NH 27 पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर है, और राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 पूरब पश्चिम गलियारे का भाग है। तो राजस्थान का कौन सा नेशनल हाईवे पूरब पश्चिम गलियारे का भाग है? तो NH 27, और उसी पर ही हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। क्लियर हो गया। इसी तरह से यदि हम माही की बात करें तो माही नदी पर एक तो
माही बजाज सागर परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है। और एक परियोजना वहां पर है जिसका नाम आपने सुना होगा, भीखा भाई सागवाड़ परियोजना जो है वह भी माही नदी पर डूंगरपुर जिले में। और यदि हम बनास नदी पर बात करें तो बनास नदी पर एक तो है बीशलपुर परियोजना है, एक ईसरदा परियोजना है और एक नंद संबंध परियोजना है। बीशलपुर परियोजना टोंक में है, ईसरदा परियोजना सवाई माधोपुर में है और नंद संबंध परियोजना राजसमंद में। और बाणगंगा नदी पर अजान बांध स्थित है भरतपुर में, जिससे केवलादेव घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति होती है। और चंबल नदी पर भी एक परियोजना है जिसे चंबल नदी घाटी परियोजना कहते हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसपे 4 बांध बनाए गए हैं। 3 बांध राजस्थान में हैं और गांधी सागर बांध जो है वह मध्य प्रदेश में है। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सिलावट एनीकट परियोजना का संबंध किस जिले से है? ए करौली, बी धौलपुर, सी बारा, डी सवाई माधोपुर। अब देखिए सिलावट एनीकट परियोजना क्या है? सिलावट एनीकट परियोजना, सिलावट एनीकट परियोजना यहां एक नदी है, ऊंटगन नदी। ऊंटगन नदी पर 100 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा एक क्या बनाया जा रहा है? एनीकट बनाया जा रहा है, जिसे सिलावट एनीकट के नाम से जानते हैं। और यहां जो है राजा खेड़ा तहसील, राजा खेड़ा तहसील धौलपुर में बनाया जा रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? बी। देखिए काली तीर परियोजना भी धौलपुर में है और सिलावट एनीकट परियोजना भी कहां पर है? धौलपुर। अब यदि करौली की बात करें तो करौली का जो प्रश्न आता है वह सदैव आता है पांचना बांध। पांचना बांध जो कि राजस्थान में एक मिट्टी से बना हुआ बांध है जो करौली में। अब आपको यह बताना है कि पांचना बांध जो कि 5 नदियों पर है, कितनी नदियों पर है? 5 नदियों पर यह बांध बनाया गया है। तो उन 5 नदियों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि किन नदियों पर यह जो है पांचना बांध बनाया गया। 12 जिले की बात करें तो 12 जिले में जो परियोजनाएं हैं मुख्य रूप से एक तो है लहासी परियोजना है, एक विलास परियोजना है, एक बेहतली परियोजना है। यह सभी परियोजना 12 जिले में स्थित है और यह सब किस में आती है? मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। सवाई माधोपुर में जाएं तो सबसे प्रमुख है ईसरदा परियोजना और यह परियोजना बनास नदी पर बनाई गई है। पहले यह परियोजना जयपुर और टोंक के सीमावर्ती जिलों को जलापूर्ति करती थी, लेकिन वर्तमान में
यहां ईसरदा परियोजना जयपुर टोंक के साथ साथ जयपुर, टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर, इन 4 जिलों को जो है जल आपूर्ति करेगी। और अभी हाल ही में राजस्थान के जो 19 नए जिले घोषित किए गए, उनमें एक जिला यहां से लिया गया है जिसे हम गंगापुर सिटी के नाम से जानते हैं, और 2 जिले जो है जयपुर से किए गए हैं, जिसमें जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। तो जयपुर दक्षिण वाले भाग और दूदू वाला जो क्षेत्र है उसमें यहां जो है पेयजल आपूर्ति करवाएगी, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति। और इसीलिए आपको ईसरदा परियोजना को सीधा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी से संबंधित है, क्योंकि अपवाह तंत्र जब हमारे सिलेबस में होता है तो हमें यह प्रश्न मुख्य रूप से नदियों के संदर्भ में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान है? ए 7वां, बी 8वां, सी 21वां, डी 18वां। देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का जो 8 स्थान है वह कौन सा है? 8वां है। अब 7वां स्थान किसमें है? ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। लिंगा अनुपात की दृष्टि से पूछा जाए तो 21वां स्थान है। जन घनत्व की दृष्टि से पूछा जाए तो 18वां स्थान है, और जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से पूछा जाए तो 8वां है, और साक्षरता की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान का भारत में 26वां स्थान है। तो देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 8वां है, और उसके अलावा अन्य जो स्थान जो हमें जनसंख्या के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं तो जनसंख्या में 7वां है। हालांकि पहले 8वां था, लेकिन जब तेलंगाना राज्य अलग हुआ तो कितना हो गया? 7 नंबर पर आ गया राजस्थान। चला आगे बात करते हैं एक और प्रश्न की। भविष्य की राह कार्यक्रम का संबंध है? ए शिक्षा विभाग, बी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डी स्वायत्त शासन विभाग। देखिए, भविष्य की राह कार्यक्रम क्या है? अब जो भविष्य की राह कार्यक्रम जो है, यह कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शित कर उचित संकाय में प्रवेश दिलाना। यानी कि जो विद्यार्थी जिसने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और 10वीं के बाद में वह किस सब्जेक्ट को ले, किस संकाय को वह चूज करे, कला संकाय को करे, वाणिज्य संकाय को करे, विज्ञान संकाय को करे, या किस फील्ड में वह जाए, इसके लिए शिक्षकों के द्वारा उनको मार्गदर्शित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? भविष्य की राह के रूप में जाना गया। इसका मतलब है कि यह जो कार्यक्रम है, यह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा
स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए। और इसमें जो शिक्षक भविष्य की राह दिखा रहा है, जो इस कार्यक्रम में शामिल शिक्षक है, उस शिक्षक को कहा जाता है पथ प्रदर्शक शिक्षक। उसे क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक शिक्षक की संज्ञा दी गई है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अब देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है, और स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। अब ध्यान रखना, भविष्य की राह कार्यक्रम के साथ साथ इन विभागों के द्वारा, चाहे वह स्कूली शिक्षा विभाग हो, चाहे वह स्वायत्त शासन विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इनके द्वारा कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है, वह भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि फ्लैगशिप योजनाओं का प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा कि या तो किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, यानी कि किस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि वह किस क्षेत्र में है, महिला सशक्तिकरण के लिए है, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए है, या फिर जो है रोजगार के लिए है। और इसमें जहां तक मेरा अनुभव है, आपसे जो पूछे जाने की संभावना है, वह एक तो इंदिरा रसोई योजना और दूसरा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना विशेष रूप से पूछे जाने की संभावना। तो ये तो थे आज के प्रश्न, जिसको लेके हमने करंट अफेयर्स में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो करंट अफेयर्स के साथ एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं, ताकि करंट अफेयर्स को लेके कोई भी प्रश्न यदि आए तो हमारा गलत नहीं हो। तो कुछ पॉइंट आप नोट करना कि क्या क्या पॉइंट हमें करंट के साथ पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहला है, एक तो महर्षि नवल पैनोरमा। ये ध्यान रखना, राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पैनोरमाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें तेजाजी की पैनोरमा खरनाल में बनाई गई है, पन्नाधाय की पैनोरमा है, पीपाजी की पैनोरमा है, कई तरह की पैनोरमा जो है राजस्थान में बनाई गई है। उसमें से महर्षि नवल पैनोरमा का जो निर्माण है, यह कहां किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जोधपुर में। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए, महर्षि नवल पैनोरमा का निर्माण कहां किया जाएगा? जोधपुर में। पॉइंट क्लियर। दूसरा, राजस्थान की प्रथम जंगल सफारी की शुरुआत कहां हुई है? देखिए, आपने यदि पिछले पेपर्स देखे हो तो उसमें लेपर्ड सफारी पूछी गई थी, उससे पहले टाइगर सफारी पूछी जाती थी। टाइगर सफारी की बात करते हैं तो हम कहते हैं रणथंभौर में शुरू की गई। लेपर्ड सफारी की बात करते हैं तो आमागढ़ जयपुर में। लेकिन प्रथम जंगल सफारी की शुरुआत राजस्थान में कहां की? तो यहां की गई है रामगढ़ विषधरी टाइगर प्रोजेक्ट। कहां पर है? बूंदी में। यानी कि राजस्थान की जो चौथी बाघ परियोजना है, रामगढ़ विषधरी टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, इसमें राजस्थान की पहली जंगल सफारी शुरू की गई है। लेकिन यहां तो टाइगर प्रोजेक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है किस कंजर्वेशन रिजर्व में? जंगल सफारी, यदि इसमें पूछे कंजर्वेशन रिजर्व तो वह है बांसियाल
जो कि राजस्थान के किस जिले में, झुंझुनू में, कि बांसयाल खेतड़ी जो राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व है, उस कंजर्वेशन रिजर्व में भी जंगल सफारी शुरू की गई। लेकिन पहली जंगल सफारी जो है यह जून 2023 में रामगढ़ विषधरी टाइगर प्रोजेक्ट में शुरू की गई। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना, पंच कल्याणम प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कहां किया गया, यह भी ध्यान रखना। पंच कल्याणम प्रतिष्ठा समारोह, इसका आयोजन कहां किया गया या प्रतिष्ठा महोत्सव कहां मनाया गया, तो यह ध्यान रखना, यह है सीमलवाड़ा। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में, सीमलवाड़ा डूंगरपुर में जो है पंच कल्याणम प्रतिष्ठा समारोह या महोत्सव का आयोजन किया गया। और यह जो है किससे संबंधित है, जैन धर्म से, जहां पर शांतिनाथ एक जिनालय बनाया गया है, उसका प्रतिष्ठा समारोह था। शांतिनाथ जिनालय, इसका यह क्या था, प्रतिष्ठा समारोह था, जिसका नाम रखा गया पंच कल्याणम प्रतिष्ठा महोत्सव या प्रतिष्ठा समारोह। अब यह प्रश्न इनडायरेक्टली पूछा जाता है, तो यह पूछा जाता है डामोर जनजाति से कि राजस्थान में डामोर जनजाति कहां निवास करती है, तो राजस्थान में डामोर जनजाति सबसे ज्यादा सीमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। क्लियर हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, दाहोदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख पीठ, दाहोदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख पीठ है गलियाकोट। यह भी कहां पर है, डूंगरपुर। अब यह क्यों चर्चित है, इसका कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की जब मिस्र की यात्रा हुई, उस मिस्र की यात्रा के दौरान वह एक मस्जिद में गए, और जिस मस्जिद में वह गए वह मस्जिद दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की है। और राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख पीठ कौन सा है, गलियाकोट है। इसीलिए एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है महंगाई राहत कैंप। कि राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा अलग अलग स्थानों पर महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई, तो इसकी शुरुआत पूछी जा सकती है 24 अप्रैल 2023 को हुई। और कहां से हुई, महापुरा पंचायत जयपुर से। महापुरा पंचायत जयपुर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई। इसीलिए आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कब या कहां से की गई। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, यहां स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग की योजना है। अब यहां क्यों चर्चित है कि जो
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता था, इस कार्ड की वैलिडिटी यानी अवधि जो है वह कब तक बढ़ा दी गई है? मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसीलिए यह इनडायरेक्टली आपसे पूछा, डायरेक्ट प्रश्न आएगा तो यही पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि है मार्च 2023, मार्च 2024 और अन्य कोई जो पहले वाली है वह भी लिख सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना, अब इसकी अवधि मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किन क्षेत्रों में लागू होगी, किसके लिए लागू होगी और इसमें कितने ऋण का प्रावधान है, सत्य और असत्य कथन के रूप में पूछा जा सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इन तीनों को अच्छे से पढ़कर समझकर जाना। और ये तीनों ही लर्न विद मधुसूदन सर यूट्यूब चैनल पर तीनों अलग अलग क्लासों में अवेलेबल है। आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे या आप सर्च करेंगे तो आपको ये तीनों योजनाएं विस्तार से मिल जाएगी। और अभी जो जितना समय है उनमें इन करंट के आधार पे जितना भी मैंने आपको बताया इसको अच्छे से समझ के जाना। और इसके बाद एक और है बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका। बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका, इसका निर्माण या लोकार्पण कहां किया गया, यह कहां पर है? तो यहां अलवर में है। तो यहां कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। और इसके साथ एक और याद रखना जो आप देख के जाना, राष्ट्रीय बालक और युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसमें राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है, यह भी आपको अच्छे से समझ कर जाना है। देखिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ बता देता हूं। एक तो है बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह जो पुरस्कार 2023 की बात करें तो यह राजस्थान के संदर्भ में जब पूछा जाता है तो एक तो पूछा जाता है राजस्थानी भाषा के लिए और एक पूछा जाता है हिंदी भाषा के लिए, कि राजस्थानी भाषा का किसको दिया गया और हिंदी भाषा का किसको दिया गया। अब यदि हम बात करें राजस्थानी भाषा का तो यह दिया गया है किरण बादल को। किसको दिया गया है? किरण बादल को, जिनका एक संकलन है टाबरारी दुनिया। किसके लिए दिया गया है? टाबरारी जो दुनिया है, इस संकलन के लिए किरण बादल को राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। यदि हम बात करें हिंदी भाषा का तो हिंदी भाषा का दिया गया है सूर्यनाथ सिंह को। सूर्यनाथ सिंह को। और इनको कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए दिया गया है। कौतुक ऐप आपसे पूछा जा सकता है, कौतुक ऐप क्या है? यह एक कहानी संग्रह है और
इस कहानी संग्रह के लिए सूर्यनाथ सिंह को हिंदी भाषा का वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्लियर। इसके बाद आता है युवा। अब युवा में भी दो लोगों को दिया गया है, एक तो राजस्थानी भाषा के लिए और एक हिंदी भाषा के लिए। अब जो राजस्थानी भाषा का है यह दिया गया है देवीलाल महिया को। देवीलाल महिया को उनके कहानी संग्रह कविता संग्रह अंतासरो ओल्मो जो कि कविता संग्रह है, अंतासरो ओल्मो के लिए देवीलाल महिया को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और हिंदी भाषा का जो दिया गया है वह दिया गया है अतुल कुमार रॉय। अतुल कुमार रॉय को किसके लिए? चांद पुरारो चांद, चांद पुरारी चांद, चांद पुरारी चांद के लिए दिया गया। तो इस तरह से चांदपुरा की कर दी हिंदी, चांदपुरा की चांद के लिए दिया गया। तो इस तरह से राजस्थान के जीके में जो विशेष रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कारों को जो करंट के आधार पे 2023 के आधार पे पूछे जाने की संभावना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है किरण बादल और देवीलाल महिया, एक को कविता संग्रह के लिए और एक टाबरा की दुनिया संकलन के लिए दिया गया है। तो ये था पूरा जनवरी से लगाकर जुलाई तक उन पॉइंटों पर हमने बात की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से पूछे जाने की संभावना है प्रश्न की। हालांकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमने फरवरी तक की जो है क्लासें ऑलरेडी प्ले लिस्ट में जो है ऐड कर रखी है और उसके साथ इन क्लासों को भी प्ले लिस्ट में हमने ऐड कर लिया है। तो आप जो है एक बार जब भी आपको समय मिले, जितना भी आपके पास समय है, उस समय को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से भी आप अपने आप को पढ़ते हैं, जिस तरीके से आपके जो है पढ़ने की शैली है, वह सभी शैली का प्रयोग करके और एक बार इन क्लासों का रिवीजन विशेष रूप से जो जनवरी से लगाकर अब तक की ये 2 क्लासें और उससे पहले 3 और क्लासें ऐड है, उनको तो आप विशेष रूप से देख के जाना। और साथ साथ जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे की क्लासें हैं, यदि आपके पास समय है तो इकोनॉमिक सर्वे में जैसे उदाहरण के रूप में अभी कृषि एवं संबंध क्षेत्र का चल रहा है, और हालांकि हमने करंट को लेके डेयरी विकास को लेके ऑलरेडी पहले से ही बात की कि डेयरी विकास को लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, पशु गणना को लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, कृषि को लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो जितनी भी संभावनाएं बन सकती है उनके बारे में हम जो है हर समय प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप अपना पेपर अच्छे से करके आएँ और इतना अच्छा करके आएँ कि जब वहाँ से बाहर निकलें तो चेहरे पे वह खुशी और वह चमक हो जिसके लिए आप इतने समय से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इतने समय से आप जो है घर परिवार विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय समस्याओं को झेलते हुए तैयारी कर रहे हैं। उन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, वह है आपकी मंजिल, और आपको आपकी मंजिल मिल जाए, इनके लिए हम भी प्रयासरत हैं और आप भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जो इस क्लास को देख रहे हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एलएम ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी एग्ज़ाम 30 जुलाई को है, वह सभी अपना पेपर बहुत अच्छे से करें और निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में
सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।